नमस्कार, मैं शंकर रावल और ये वीडियो मैं हिंदी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वीडियो राहु और केतु के बारे में है। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि राहु केतु का ट्रांजिट हुआ है, राहु पीसेस में आया है, मतलब मीन में आया है, और केतु जो है वो विर्गो में गया है, तो इसका कन्या राशि में गया है, तो इसका क्या एक्शन या रिएक्शन होगा हमारे राशि या मतलब एसेंडेंट के हिसाब से, लग्न के हिसाब से या हमारे राशि के हिसाब से। तो इसके अंदर जैसे कि कोई थंब रूल नहीं है, इसमें आप कुछ रूल समझिए और फिर इन पे आप अप्लाई करिए और अपने चार्ट को देखिए। तो दो चीज़ें जो राहु केतु के बारे में आपको कुछ बता रहा हूँ, उनके बारे में क्या है। राहु जो है वो प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, हर चीज़ को बढ़ाता है, सोचने की शक्ति देता है। राहु हमारे स्पेक्ट्रम, हमारे वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, न्यूक्लियर, जो हमारी सोशल मीडिया है, मतलब जितना भी बैक एंड का काम है, ये सब राहु के दायरे में आता है। तो कलयुग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, आज के लिए बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और इसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को बड़ा आदमी बनना है तो इसके लिए अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहु आपको बड़ी सोच की शक्ति देता है, अलग सोच की शक्ति देता है। आप 10 साल आगे की सोच सकते हैं कि भाई हमें 10 साल बाद हमें ये करना है, और उसको करने के लिए आप अपने एक्शंस भी कर सकते हैं। ये राहु की क्षमता है। तो और राहु जिस प्लैनेट के साथ भी बैठता है उसको बढ़ाता है, मतलब उसको एक्सपैंड करता है। राहु जो है उसको ये बात याद रखिएगा, लाइव चीज़ों के लिए, जो चीज़ हमें इमोशन टच करती है, जैसे कि आपकी वाइफ हो गई, आपके खुद के इमोशंस हो गए अंदर के, या आपके ब्रदर हो गया, ये जो लाइव चीज़ें जिनको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, हमें छू सकते हैं, उनके लिए राहु अच्छा नहीं होता है। मगर धन, पावर, पोजीशन, प्रेस्टीज, बिजनेस, बड़ा सोच, बड़ा पैसा, पैसे को बाहर कैसे ले जाएं, फॉरेन कंट्रीज से रिलेशनशिप्स, ये सब राहु के दायरे में आती है। बहुत कुछ जो मैंने पहले भी आपको बताया, स्ट्रैटेजी, ये सब राहु के दायरे में आती है। और इन सब चीज़ों के लिए राहु अच्छा होता है। जिसके साथ बैठेगा इन चीज़ों को वो बढ़ाएगा, इन चीज़ों को वो बढ़ाता है। तो राहु की ये मतलब एक ये विशेषता है। दूसरी तरफ ये देखना ज़रूरी है कि राहु बढ़ाता तो है, किसी को आदमी के अंदर हुआ कि हमें पावर चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, पैसा चाहिए, मगर आपको ये ज़रूर देखना चाहिए उस पत्री के अंदर क्षमता कितनी है, उसके अंदर उसकी क्षमता है कितना, उसके अंदर उसकी फाउंडेशन क्या उस पत्री की, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए। अगर नहीं है और राहु ने आपको इस तरह का एक ख्याल दे दिया और आप आगे भागने लगे तो आप गिरिएगा। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। केतु जो है वो एक प्लैनेट है जो कि डिस्कनेक्ट करता है, वो प्लैनेट है जो कि समझने की कोशिश करता है। जब वो चीज़ को आप ज़्यादा समझ जाते हो तो बुद्धि जो है वो बुद्धा बन जाती है। मतलब हम में और बुद्धा में यही फ़र्क था कि बुद्ध को ये समझ में आ गया था कि उन्होंने एक मरे हुए इंसान को, मरे हुए आदमी को देखा, एक भूखे आदमी को देखा, एक आदमी जो ऋषि मुनि था, पेड़ के नीचे बैठा आराम से तपस्या कर रहा था, और उनको लगा कि हमको ढूंढना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जबकि उनके पास धन भी था, दौलत भी थी, पैसा भी था, राजा भी थे। तो 3-4 उन्होंने चीज़ें देखी, उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमें देखना चाहिए ज़िंदगी में क्या है, और बैठ गए। बैठ के सोचते रहे, और वो एक तरह उनकी जो बुद्धि थी वो बुद्धा में बन गई, उनको बुद्ध लोग कहने लगे। जो बुद्धा बनती है वो केतु के कारण बनती है। ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, पर केतु जो है वो आपको सोचने के अंदर इंटरनलाइज करता है, चीज़ों को अंदर सोचने की क्षमता देता है। और जब आदमी अंदर सोचने लगता है तो वो उस चीज़ की गहराई में जाता है, उस चीज़ को काटता है। तो जिसके साथ भी केतु है वहाँ पर उस चीज़ के अंदर तक आदमी घुसने की कोशिश करेगा और उसको फिर समझने की कोशिश करता है। जहाँ तक रिश्तों का सवाल है, वो रिश्तों में क्या फ़ायदा नुकसान नहीं देता है, मगर रिश्ते का अर्थ समझने की कोशिश करता है। केतु जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है, इसको आप ये मत सोचिए कि केतु एक जो कि मतलब प्लैनेट है जो खाली यही करता है, मगर जिस आदमी ने इतना सोच लिया, समझ लिया और उसका अर्थ समझ लिया, और पतली उसकी स्ट्रांग है, जनरल हॉरोस्कोप इज राइट, तो केतु ध्वज है। और केतु ध्वज होता है हर मंदिर के ऊपर,
और पहले जो ज़माना होता रथ होता था, अर्जुन का रथ था, आपने देखा होगा, उसके ऊपर भी एक ध्वज लहरा रहा और हनुमान जी की फोटो है, मतलब छवि है। तो केतु ध्वज है, केतु इज़ द फ्लैग, जीत की निशानी है, सबसे ऊंचाई की निशानी है। तो केतु हमें वो भी प्रदान करता है। तो ये राहु और केतु की, मतलब जो मैं सरल शब्दों में बता रहा हूँ, ये राहु केतु की मतलब प्रकृति है और एक जो राहु केतु को समझने का तरीका है। अब आप ट्रांजिट में आप ये देखिएगा कि आप हर ट्रांजिट में तो नहीं, मैं आपको रूल्स बताता हूँ क्या देखना चाहिए। अब समझ लीजिए कि आपका कर्क लग्न है, और कर्क लग्न वालों के लिए, या कर्क राशि है, चलिए आप लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए। राशि और लग्न में ये फ़र्क होता है कि राशि जो है वहाँ से हमें ये पता लगता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आ रही हैं, व्हाट आर द थिंग्स जो आपके सामने पेश हो रही हैं। इमोशंस, नॉट टुवर्ड्स इमोशंस, बट आपके माइंड किन चीज़ों को कैप्चर कर रहा है, ये राशि से देखिए आप। अब उनमें पूर्ण होंगी नहीं, ये लग्न दिखाता है। इस तरह मैं ट्रांजिट को एनालाइज करता हूँ। राशि आपको पेश करती है कि इन चीज़ों में आपको, आपका माइंड है इन चीज़ों को पकड़ेगा, और इन चीज़ों, ये चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, 10 चीज़ें आ सकती हैं। लग्न ये दिखाएगा उन 10 में से कौन सी चीज़ आप कार्य करिएगा और उनमें आप सफलता पाइएगा कि नहीं। ये राशि और लग्न का फ़र्क है, इसको भी याद रखिएगा। ये ट्रांजिट का है, तो इसीलिए मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। समझ लीजिए हम लग्न की बात कर रहे हैं। अब कर्क लग्न है किसी की, तो कर्क लग्न में केतु तीसरे घर में जाएगा और राहु 9वें घर में जाएगा। और समझ लीजिए मिथुन राशि है, मिथुन राशि है और कर्क लग्न है। तो राशि के हिसाब से केतु चौथे घर में हुआ और राहु आपके 10वें घर में हुआ। तो चंद्रमा जब मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि के हिसाब से राहु 10वें घर में हुआ। तो 10वें घर की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। 10वां घर होता है प्रोफेशन, प्रेस्टीज, प्लान, इन सब चीज़ें के आपके अंदर जो माइंड में ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस आएंगी, और सामने इन चीज़ें की आपके पास आपके सामने ये चैलेंजेस या ये मतलब प्रक्रिया या चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज़ ये सब आएंगी कि किस तरह आप प्रोफेशन में आगे बढ़िए। आपका अंदर ये आएगा कि प्रेस्टीज कैसे बढ़ाएं, हम अपने कारोबार को कैसे बढ़ाएं, अपने काम को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि चंद्रमा से 10वां है और आपका लग्न कर्क है, तो लग्न से 9वां है। तो राहु जो है ये दोनों चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंस प्ले करेगा। एक तो कि भाई हमें अपने प्रोफेशन में बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और हमें इन चीज़ों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि लग्न से 9वां है, हम इनको यूज़ करके अपने फॉर्च्यून को आगे कर रहे हैं। तो ये चीज़ हुई राहु के बारे में। अगर मिथुन राशि है, लग्न कर्क है। जब आपकी कन्या में केतु है तो ये तीसरे घर में है, तो ये आपको एक डिस्कनेक्शन देगा, एक ओरिएंटेशन देगा, या आपको ये समझाएगा कि जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे आपका कैसे रिश्ते होना चाहिए, बगल वाले लोग हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, आप जिस तरह कम्युनिकेट कर रहे थे लोगों के साथ, कम्युनिकेशन होगा वो आपका अलग हो जाएगा। आप सोच के बोलिएगा। तो आपको समझ में आएगा कि पहले मैं बहुत बोलता था, उस बोलने से मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप जो कम्युनिकेट करिएगा उसमें एक डिफरेंस आ जाएगा। आपके अपने भाई बहन या छोटे थर्ड हाउस है, उन रिश्तों में आपको समझ में आएगा कि इन रिश्तों का मतलब क्या था, मैंने क्या करा, मैंने क्या दिया, मैंने मतलब हमको क्या मिला, हमने क्या दिया, हम उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या हम एक्सप्लॉइट हुए, क्या हमको एक्सप्लॉइट करा गया। एक इस रिश्ते में आप ऐसा सोच विचार करेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं। आपको केतु आपको अगर तीसरे घर में है लग्न से, और हमने आपको राशि बताई थी मिथुन, तो चौथा घर हो गया मिथुन, तो घर परिवार, जिससे आपका, इसमें आप, इसीलिए मैंने भाई बहन को ज़्यादा महत्व दिया है। तो ये आपको इस तरह आपको देखना चाहिए ना। इम्पॉर्टेंट इज़, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ 3-4 चीज़ें देखिए कि जो राहु है अब पीसेस में है, इट इज़ इन मीन राशि, तो इसका लॉर्ड है जुपिटर।
तो जुपिटर कहाँ प्लेस्ड है, इसका डिस्पोजिटर हो गया जुपिटर। तो राहु का डिस्पोजिटर आपके कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, उसमें ये देखिए कि आपका डिस्पोजिटर कहाँ प्लेस्ड है। अगर वो डिस्पोजिटर आपके 5वें या 9वें में प्लेस्ड है, तो अब जब कर्क लग्न थी और मिथुन राशि थी, तो राहु वहाँ से कर्क से 9वां हो गया था, मिथुन से 10वां हो गया था। तो अगर उसका डिपोजिटर जुपिटर 5वें 90 में प्लेस्ड है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी, उससे आपके धन, जो भी आपको चाहिए, जो भी मनोकामना है, धन की है, पावर की है, प्रेस्टीज की है, वो सब आपके पूरे होने की संभावना है। अगर आप काम करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, तो ये सब चीज़ें पूरी होंगी, ज़रूर होंगी। अगर ये 7वें से प्लेस्ड है तो एक स्ट्रगल होगी। 7वां घर सामने का घर होता है, तो आपको ये पाने के लिए, अपना फॉर्च्यून को बढ़ाने के लिए, हमने या कर्क लग्न ले लेते हैं, तो कर्क लग्न से पीसेस जो है मीन है, 9वां होता है, तो आपको फॉर्च्यून को बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 7th हाउस होता है सामने वाले का। तो आपको सामने वाले के साथ मतलब कश्मकश करके मेहनत करनी पड़ेगी। 7वां हरदम इसका रिजल्ट देगा। हालांकि 7वां अगर उसका डिस्पोजिटर जुपिटर है राहु का और 7वां प्लेस्ड है तो राहु को देख रहा है, तो एक तरह से अच्छा हुआ। मगर याद रखिएगा, जुपिटर अगर गुरु आपका कर्क लग्न में, अगर आपके मतलब कर्क लग्न वालों के लिए वो तो मीन में ही होगा, उसका लॉर्ड जुपिटर अगर तीसरे घर में जाके बैठ गया, केतु के साथ बैठ गया, तो राहु को देख रहा है। तो जुपिटर राहु को देखेगा तो आपके प्रोफेशन, प्रेस्टीज, इन सब चीज़ों में हो सकता है आपको काम करने का टाइम भी मिले और आप आगे बढ़ें भी उसमें। मगर राहु भी जुपिटर को देखेगा, क्योंकि राहु हरदम 7वें घर में भी देखेगा, तो आपके फैमिली लाइफ में, आपके कुटुंब में, आपके भाई बहनों का जो होगा, उनके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इस तरह हर चीज़ में, हर प्लैनेट में एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तो हमको डिस्पोजिटर देखना, अगर डिस्पोजिटर 5, 9 में प्लेस्ड है बहुत ही अच्छा है, 7 में बेस्ट है तो स्ट्रगल है, और 6, 8वें और 12वें में प्लेस्ड है तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स आएगी। 6 में होगा तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 8वें में होगा तो आपको डर होगा, एंग्जाइटी होगी, वो काम रुकते रुकते बन जाएगा। 12वां होगा तो शायद आप अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार के वो काम नहीं होने देंगे। तो 6, 8वां, 12वां नहीं अच्छा है। 3रा और 11वां भी अच्छा है। 3रे और 11वें में आपको गेन होता है, फ़ायदा होगा। 3रे घर में आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, मतलब आपका जो जज्बा मेहनत करने का बहुत ज़्यादा होगा, अगर उसका डिस्पोजिटर 3रे में प्लेस्ड है या 11वें में प्लेस्ड है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि आपको जो राहु, जब कोई भी लग्न हो तो पीसेस में, मतलब मीन में है, तो उसका जो लॉर्ड है वो कैसे प्लेस्ड है वहाँ से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राहु का भी और केतु का भी। उसमें अगर वो स्वग्रही है तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि दूसरी चीज़ फिर अब ये देखिए कि राहु से जो निटल राहु है, जैसे ट्रांजिटिंग राहु आपका, हमने यहाँ बोला था कर्क लग्न है तो पीसेस में होगा, मीन में होगा, तो वहाँ से प्लेस्ड कब है। अगेन द सेम रूल विल बी अप्लाइंग कि 5वां 9वां होगा तो अच्छा होगा, 7वां होगा थोड़ा स्ट्रगल होगा, 3रा 11वां होगा, 11वां अच्छा होता है, 11वां हरदम आपको गेन देगा, 3रा मेहनत कराएगा, 6, 8वां 12वां होगा आपको फ्रस्ट्रेशन देगा उसके अंदर। जैसे अगर राहु 9वें घर में किसी का, कर्क लग्न वाले का पीसेस राशि 9वां घर होगा, अगर मान लीजिए उसका जो राहु पत्री में है, नीटल राहु जो है जन्म पत्री में है, वो 4थे घर में है, तो ये अब इस राहु से, ट्रांजिटिंग राहु से 8वां हो गया, 6, 8वां, तो उस राहु की शक्ति जो है वो कम हो गई है। नेगेटिव करने की भी कम हो गई है, पॉजिटिव करने की भी कम हो गई है। एक तरह से उसके अंदर एक पीछे उसको पुल कर लिया गया है। इट इज़ नॉट गुड, राइट। सो ये चीज़ देखना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ अब ये देखिए कि राहु के साथ कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है ना। राहु के जो फ्रेंड्स हैं वो हैं शुक्र, शनि, ये दोनों राहु के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं।
शुक्र राहु शनि राहु जब भी होंगे तो आपको पैसा देगा शुक्र के साथ, आपको लग्जूरियस लाइफ देगा, आपको गाड़ी दे सकता है, आपको लव अफेयर्स दे सकता है, आपको धन दे सकता है, आपको पार्टनरशिप्स दे सकता है, आपको कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स दे सकता है, लाइक लिव इन रिलेशनशिप दे सकता है, ये सब देगा। तो ये सब बहुत देगा, मगर इट इज विल नॉट बी गुड फॉर शुक्र। शुक्र कारक होता है आपकी पत्नी का, तो आपके पत्नी के साथ आपके संबंध हो सकता है खराब हो जाए। शुक्र कारक होता है मेडिसिन का, तो हो सकता है आपकी जो मेडिसिन आप खा रहे हो वो आपको देर से फ़ायदा पहुंचाए। शुक्र दूसरे और सातवें घर का नेचुरल जो लॉर्ड है वो दूसरा सातवां होता है, तो विदाउट टेकिंग कि आपकी पत्री में किसका लॉर्डशिप है वो छोड़िए, दूसरे और सातवें का होता है। तो ये आपका मतलब फाइनेंस और बिजनेस पार्टनरशिप इंक्रीज कर सकता है, मगर आपके कुटुंब में और आपके वाइफ की जो चीज़ें हैं उनमें आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। कर्क लगने इट इज़ अ लॉर्ड ऑफ, शुक्र इज़ अ लॉर्ड ऑफ लेट्स से 4th हाउस, इट इज़ द लॉर्ड ऑफ 4th हाउस एंड द 11th हाउस। तो आपको ये रहेगा कि आप घर बनाओ, आप पैसा कमाओ, आप ज़मीन खरीदो, आप गेन्स करो, इसके लिए राहु भागेगा अगर शुक्र राहु साथ है। मगर माँ के लिए, घर के अंदर पीस के लिए, शांति के लिए, आपका बड़े भाई के लिए, आपके बुज़ुर्गों के लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो शुक्र दोस्त है, मगर याद रखिए हरदम राहु जो होगा वो नॉन लाइफ चीज़ों के लिए अच्छा होगा, लाइफ चीज़ों के लिए नहीं अच्छा होगा। शनि इसी तरह कारक होता है प्रोफेशन का, तो प्रोफेशन में आपको फॉरेन रिलेशनशिप बना सकता है, आपको आप बाहर जा सकते हैं, आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर पैसा कमा सकते हैं, आप फॉरेनर्स से पैसा कमा सकते हैं, आपकी सोच अलग हो सकती है काम में, आपकी कुछ ऐसी थिंकिंग होगी जिससे आपको मतलब आपका प्रोफेशन में प्रेस्टीज आपकी बढ़े, ये सब देगा। मगर शनि का कारक होता है आपका डिजीज़ का कारक होता है, थोड़ा एंग्जाइटी का कारक होता है, तो आपको ये चीज़ें आपको बढ़ाएगा, आपके अंदर बीमारी बढ़ा सकता है, आप एंग्जाइटी बढ़ा सकता है। तो ये चीज़ें शनि इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ करेगा। तो इस तरह आपको देखना पड़ेगा। सूर्य चंद्र दो प्लैनेट्स हैं, ये आपको सूर्य राहु आपको पावर की तरफ ले जाएगा। लेट्स मतलब हमें राजा बनना है, तो अगर आपके पत्री में क्षमता है तो सूर्य राहु बहुत अच्छा है, मगर ये आपके फादर के लिए अच्छा नहीं, आपके खुद की वाइटलिटी के लिए अच्छा नहीं। चंद्रमा राहु आपको अनकन्वेंशनल थिंकिंग दे सकता है, ऐसी सोच दे सकता है जो दूसरे नहीं सोच रहे हों। अगर पत्री अच्छी है तो वो सोच ऐसी सोच होगी कि अलग सोच होगी जिससे आप कुछ अच्छा कर देंगे। अगर ठीक नहीं है तो यही चंद्रमा राहु आपको नीचे गिरा देगा, मतलब आपको मेक यू अ मैन हु इज़ मैड। आप मतलब सोच इतना रहे कर कुछ पाएंगे नहीं, तो आपका दिमाग में एक पागलपन सा छा जाएगा। तो चंद्रमा राहु को आप अगर साथ में, तो इस तरह आपको एनालाइज करना पड़ेगा। एक ही प्लैनेट है जो राहु को कब्जे में करता है, वो है मंगल। मेरे जो स्टडी के हिसाब से जब मंगल राहु साथ में होते हैं तो बहुत अच्छा। मंगल और राहु अगर किसी की पत्री में, जैसे मान लो पीसेस में आ गया है, मीन में आ गया है, वहाँ किसी का राहु है और साथ में मंगल भी है, या मंगल राहु को देख रहा है चौथी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से, आठवीं को मैं ज़्यादा महत्व नहीं दूंगा, चौथी सातवीं दृष्टि से देख रहा है, तो भी बहुत अच्छा माना जाएगा। मगर मंगल अगर राहु के साथ है, कंजंक्ट है, एक दूसरे के साथ है, तो वो मंगल राहु को कंट्रोल करता है। राहु की जो एनर्जी है वो भी लेता है, अपनी एनर्जी भी ऐड करता है, तो आदमी ऊपर भी जाता है, बढ़ता भी है, आगे भी बढ़ता है, और उसका नाम भी होता है पॉजिटिव वे में। वो मतलब ही टेक्स अ बिग लीप। मंगल राहु साथ होना बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट उसके साथ है। इसके साथ आपको ये देखना पड़ेगा राहु आपके कौन से राशि में है, तो सबका पता है वो तो पीसेस में है, तो कौन से घर में है। तो जैसे कर्क लग्न में 9th में है, तो 9th इज़ द हाउस एंड 12th इज़ द राशि। तो 9वां घर तो फॉर्च्यून के होता है, और 12th पीसेस जो राशि होती है वो खर्च की होती है, अच्छे काम की भी होती है, वो नींद की भी होती है, वो आपको फैमिली की भी होती है। बहुत सारी चीज़ें जो ये राशि सिग्निफाई करते हैं उसको भी इम्पैक्ट करेगा। तो फॉर्च्यून के साथ इट विल इम्पैक्ट, फॉर्च्यून के साथ आप क्योंकि पीसेस है, 12वां है, मतलब एक तरह से आप पीसेस को 12वां मानिए, एक तरह से 12वां नवा घर है और 12वीं राशि है। तो 12वीं राशि की जो कारतत्व हैं जो मैंने आपको बताया वो भी इफ़ेक्ट करेगी। तो नींद को इफ़ेक्ट करेगी, आपके
आपके अगर मान लीजिए कोई प्लैनेट वहाँ नहीं है, खाली हम एक राहु वहाँ प्लेस्ड है, आपको नींद को अफेक्ट करेगी। आप स्ट्रैटेजी बनाइएगा, आप रात भर सोचिएगा, काम आपका रात में ज़्यादा बढ़ेगा, रात में काम आपका ज़्यादा बढ़ेगा, आप रात में स्ट्रैटेजी बनाइएगा। सोने की प्रॉब्लम होगी, हो सकता है पैसे अच्छे कामों में खर्च करें। राहु मगर है तो हो सकता है आप अपने को आगे बढ़ाने के लिए पैसे गलत जगहों में भी खर्च करें, तो ये भी हो सकता है। तो इस तरह आपको राहु को देखना पड़ेगा कि आपको अपने हर एसेंडेंट के लिए या राशि के लिए उसको 12 तो है ही, मगर कौन सा हाउस में है, तो अ कम्बिनेशन ऑफ दैट उसका रिजल्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए। फिर आपको ये देखना चाहिए कि जो राहु जो है उसके अगर साथ कोई प्लैनेट कंजंक्ट है, वो किसके लॉर्डशिप है आपके प्लैनेट्स में, तो वो लॉर्डशिप बड़े इंपॉर्टेंट प्ले करेंगे। जो प्लैनेट राहु के साथ होते हैं और जो प्लैनेट उसके सामने हैं या उसको देख रहे हैं, तो उनकी जो लॉर्डशिप्स है वो भी साथ में आपको लेनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ों को आप जब साथ देखिएगा तब एक राहु का ट्रांजिट आप देख सकते हैं। इसी तरह आपको केतु का भी ट्रांजिट देखना है। जैसे केतु कर्क लग्न वालों के लिए आपके तीसरे घर में है, तो तीसरे घर में है और छठे उसमें है, तो इसके मतलब आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो बीमार पड़ सकते हैं। फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी में आपको लगेगा कि क्या फ़ायदा कॉम्पिटिशन से, इतना हम क्यों भागें, हम इतना क्यों दौड़ें, हम इतना क्यों कम्पीट करें, कोई फ़ायदा नहीं। इस तरह की भावना आ सकती है। अगर इसी केतु के साथ गुरु हो जाता है, केतु जो है वो गुरु को बहुत अपना गुरु मानता है, केतु और गुरु कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। उसके साथ मान लीजिए बृहस्पति आके बैठ गया है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति नेचुरल कारक होता है 9वें और 12वें का, तो अगेन 9th हाउस का इम्पैक्ट आएगा, 12th हाउस का इम्पैक्ट आएगा। और कर्क लगने के लिए इट इज़ द लॉर्ड ऑफ 6th एंड 9th, तो अगेन छठा नमा फिर आ गया। छठा अगेन कंपटीशन, रोज़मर्रे का काम करना, आपके एनिमीज़, आपकी डिजीज़ेस, उधारी, ये सब चीज़ें आपको मतलब केतु बोलेगा ये सब चीज़ें क्या फ़ायदा है, ये सब करने से, ये सब हटो, छोड़ो, आराम से धीरे धीरे चलो, ये कोई फ़ायदा नहीं कि इतना भाग दौड़ करो। तो ये आपको देखना पड़ेगा कौन सा प्लैनेट केतु के साथ कंजंक्ट है और किसका लॉर्ड है। और वो जो राहु के रूल्स मैंने आपको बताए थे वो आपको केतु में भी अप्लाई करना पड़ेगा। एक तो ये कि जो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, राहु किस घर में है वो देखना पड़ेगा। राशि हमको पता ही है किस राशि में है। राहु को कौन सा प्लैनेट राहु के साथ है या केतु के साथ है, कौन सा प्लैनेट उनको देख रहा है, वो उनकी लॉर्डशिप कौन से हाउसेस में है। ये 3 चीज़ें तो आपको जरूर, और जो आपके नेटल राहु और केतु है वो ट्रांजिटिंग राहु केतु से कैसे प्लेस्ड हैं। 5वां नवा मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, 7वें में आपको स्ट्रगल होती है, 11वें में गेन है, तीसरे में मैं कहता हूँ कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, मेहनत का घर होता है, आपको बब्बर शेर बनना पड़ेगा, ऐसी प्रवृत्ति आएगी। तीसरा घर एकदम, अगर तीसरा प्लेस्ड है उसका डिस्पोजिटर। तो इस तरह इस पूरे प्रक्रिया को लेकर, ये 3-4 कम से कम चीज़ों को लेकर अगर आप अपने राहु केतु का ट्रांजिट एनालाइज करिएगा और एक कागज़ में लिखिए तो आपको ठीक लगेगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई कौन सा प्लैनेट दूसरे में है, कौन सा प्लैनेट 12वें में है, वो भी हमें देखना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए, जिसके बाद ही आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं क्या आपका क्या दशा चल रही है, क्या भुक्ति चल रही है। और ये भी याद रखिए 3 जो 18 महीने होते हैं उनमें 3 प्लैनेट्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, जुपिटर, सैटर्न और मरकरी। तो पहला 6 महीने में जो जुपिटर प्लैनेट होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा। तो वो बाकी जो आपके हमने जो गणित बताई अभी, उसमें अगर जुपिटर को हम बॉस बना देते हैं या छाता बना देते हैं तो उनके साथ क्या उनकी तालमेल होती है वो देखना पड़ेगा। 6 महीने बाद शनि का देखिए आप, शनि के साथ कौन से प्लैनेट्स की तालमेल है, क्या बन रहा है क्या नहीं, वो रिजल्ट देगा। और अगले उसमें मरकुरी देखिए। तो ये मैं राहु के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि राहु पीसेस में है, इसके लास्ट प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न और मरकरी होते हैं और उसके अंदर आपका केतु, मून, मार्स, राहु होगा। तो 6-6 महीने में केतु जो क्योंकि वर्गों में है तो 6-6 महीने में मून आएगा, मार्स भी और राहु भी मोटा मोटा गवर्न करेगा।
तो ये प्लैनेट्स इसके अम्ब्रेला होंगे, जो आप सारा गणित देखेंगे कि प्लैनेट कैसे प्लेस्ड है, उसके राहु कौन से घर में है, कौन सी राशि में है, किसके साथ कंजंक्ट है, कौन सा प्लैनेट उसको देख रहा है, कौन से घर का उसमें कारतत्व है, लाइव और नॉन लाइव थिंग्स देखिए। और फिर उसके बाद 6 महीने बाद इन केस ऑफ पीसेस जुपिटर, सैटर्न एंड मरकरी, गुरु, शनि और बुध का विल बी द अम्ब्रेला प्लैनेट। मतलब 6 में, पहले 6 में जुपिटर, अगले 6 महीने में सैटर्न, और उसके बाद मरकुरी। अगर आप मीन राशि को देख रहे हैं, जब आप विर्गो को देखेंगे तो मेरे ख्याल से मून मार्स राहु करीब करीब, मून मार्स राहु, आपको मून बनेगा मार्स और राहु, तो उनके साथ क्या समागम बनता है इन सब का, उनको भी साथ में रखकर देखना चाहिए। क्योंकि ये नक्षत्र जब आप चलेंगे तो ये नक्षत्रों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। मेरे हिसाब से ट्रांजिट और नक्षत्र मैं बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि यही आपको बताते हैं क्या होने वाला है। I mean, दशा और भुक्ति तो बहुत लोगों की एक होती है, मगर जो आपको बताती है चीज़ वो ट्रांजिट बताती है। खाली राहु केतु को ट्रांजिट है, बाकी सारे प्लैनेट्स का देखना चाहिए, और किस तरह वो घूम रहे हैं हमारे नाड़ी सिस्टम में। तो और भी बहुत चीज़ें हैं, तो वो उस पर हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। वीडियो 25 मिनट का हो गया, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि मैं बताऊँ। हो सकता मैं नहीं बता पाया, आप मेरे को अपना क्वेश्चंस लिख के भेजिए connectingstars@gmail.com में। कोशिश करूँगा मैं उनको रिप्लाई करूँ, और हिंदी में वीडियोस बनाने की भी मैं आगे कोशिश करूँगा। मैं वीडियोस मतलब वैसे नहीं बनाता कि जैसे कि मतलब कि इस राशि में इस दिन में ये होगा, क्योंकि वो तो करोड़ों अरबों लोगों के लिए एक नहीं हो सकता है। तो बेस्ट इज़ टू अंडरस्टैंड किस तरह देखना है और उसको अप्लाई करिए मोटे मोटे तौर से। ये तरह आप करेंगे, आपको समझ में आएगा कि आपके खुद की पथरी को सामने रखकर ये सब चीज़ें लिखिए और इसको अप्लाई करिए, आपको खुद ही अपने रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। और ये याद रखिएगा, राहु इज़ गुड फॉर लाइव थिंग्स, नॉट गुड फॉर नॉन लाइव थिंग्स। केतु काटता है, मैथमेटिक्स है, काटता है, डेसेट करता है, मगर ध्वज। ये 2 चीज़ों को याद करके, और फिर नेटल राहु केतु कैसे हैं वो भी देखकर, बाकी चीज़ मैंने बताई उनको भी देखकर, लिखकर आप करिए। आपको जो अपना खुद करिएगा, अपनी पत्री पे करिए, आपको अपना ज़्यादा उससे समझ में आएगा कैसा रहेगा। आप थोड़ी देर नक्षत्र वाला जो मैंने बताया उसको छोड़ दीजिए, उतना अगर आप एस्ट्रोलॉजी का उतना नहीं मतलब डेप्थ में नहीं जाना चाहते तो उसको छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए। पहली जो 3-4 चीज़ें वही करिए, आपको अपना समझ में आ जाएगा कि आउट ऑफ 100 हाउ मेनी मार्क्स यू गेट इन दिस ट्रांजिट, क्या मार्क्स मिलते हैं, कौन कौन से एरियाज़ आपके इम्पैक्ट होते हैं, और कौन कौन से एरियाज़ में आपको काम करेंगे, और कौन कौन से एरियाज में आपको सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल विल डिपेंड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द डिपॉजिटर ऑफ द प्लैनेट्स विच आर देयर। तो इसके साथ मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ। तो आप लोगों को अच्छा लगे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। मेरे बारे में आपको जानना है तो मेरी वेबसाइट है shankarstudy.com, एंड आप लिख सकते हैं मेरे को connectingstars@gmail.com। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।